वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। हुकूमती टीम के अहम वजीर ने हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आजम नज़ीर तारड़ ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा सदर ममलकत को भेज दिया है, जिसमें उन्होंने वही रिवायती अल्फाज लिखे हैं कि इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। वफाकी वजीर कानून का इस्तीफा बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ने भी जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले पर कयास आराइयां हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ को अपना ओहदा क्यों छोड़ना पड़ा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुबशर बुखारी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर साहब, आपके जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में क्या हुआ, हालात क्या कैसे बदले और क्यों ओहदा छोड़ना पड़ा उन्हें? देखिए, वो तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि जिस तरह से जजेस का इंतखाब हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, वो उस फैसले पे इख्तलाफात हुए और ये एक ऐसा गलत फ़ैसला था कि जिस पर इस्तीफ़ा तो गालिबन इनको आज़म तारड़ साहब को पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो पार्टी के मेंबर हैं और उनसे जब बहैसियत वज़ीर कहा गया कि ये आप करें, तो उन्होंने वहाँ पर वोट तो दे दिया जो भी पार्टी का फ़ैसला था नून लीग का, लेकिन उसके बाद शायद ये बात उनके ज़मीर के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया। लेकिन क्या ये वाकई में इतना बड़ा फ़ैसला था कि जिस पर रिज़ाइन कर दिया जाए, इस्तीफ़ा दे दिया जाए? मेरे ख़्याल में बिल्कुल देना चाहिए था। फ़ैसला गलत था। गलत क्यों था? देखें, ये बड़ी गलत किस्म की मिसाल कायम की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज आते हैं उस पर सबसे पहला हक़ जो हाई कोर्ट होते हैं उनके सीनियर तरीन जजेस का होता है, यानी चीफ जस्टिस का होता है, और चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर प्यूनी जज यानी नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनका हक़ होता है। अब यहाँ जो फ़ैसला किया गया है उसके तहत जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, नंबर 1 उनका हक़ मारा गया, उनको ऊपर नहीं लाया गया। नंबर 2 ये कि जो बहुत जूनियर लेवल के लोग थे उनको ऊपर लाया गया है। अच्छा, अब इसके पीछे बड़ी कहानियां गर्दिश कर रही है ना। कुछ कहानियां ये गर्दिश कर रही हैं कि जी नवाज शरीफ की वापसी के लिए चूंकि रास्ता हमवार करना था तो शायद किसी किस्म की कोई डील हो गई है, और जिसमें नून लीग से कहा गया कि जी अब यहाँ पर ये हम ख्याल जज, यानी इनको हम ख्याल जज कहा जा रहा है कि एक हम ख्याल जजों का एक ग्रुप है। अच्छा, अब जब इस तरह के हम ख्याल जज आ जाते हैं तो उसके असरात जो हैं वो मुल्क पर आइंदा 10-15 साल तक पड़ते हैं, जिसकी मिसाल मैं दूंगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, अमेरिका में देख लें। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जब भी होती है तो वो अपने हम ख्याल जज लगाती है, और उसके नतीजे में हमने देखा कि अभी हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया 50 साल बाद अबॉर्शन के खिलाफ कि जो नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह की जो खास एक जहनी माइंडसेट के जज जब आ जाते हैं तो वो आइंदा मुल्की सियासत को 10-15 साल तक मुतासिर करते हैं। इससे नंबर 1 सीनियर जो चीफ जस्टिस थे उनकी हक तलफी हुई, जो छोटे सूबे के जजेस को आना चाहिए था उनकी हक तलफी हुई। ये फैसला बिल्कुल गलत था और इस्तीफा बिल्कुल दुरुस्त है। सही। ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफ इस इस्तीफे की वजह बना? मैं नहीं समझता कि हुकूमती इत्तेहाद में कोई इख्तलाफ था, क्योंकि दोनों लोग जो यहाँ शिरकत कर रहे थे हुकूमत की तरफ से, अशतर अफसाफ साहब और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं और कम अज़ कम उस मीटिंग में हम आहवांग थे। और अशतर अफसाफ साहब जो हैं उनका तो पहले से वही मौक़िफ़ था जिस तरीके से वोट डाला गया, तो उन्हें तो कोई इख्तलाफ हो नहीं सकता था। सिर्फ तारड़ साहब की राय मुख्तलिफ थी और वो उन जजेस के साथ खड़े थे बज़ाहिर, और अब तो खैर ये वाज़ेह हो गया कि जिनका मौक़िफ़ ये था कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है ये बहुत अहम मामला है और इसमें कोई ना कोई तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि किस बुनियाद पर, किस उसूल की बुनियाद पर किसी जज को हाई कोर्ट से उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। तो बुनियादी तौर पे उसूल की बात थी और उन जजेस की ये राय थी कि जब तक ये असूल वज़ा नहीं होता तो आप ये सादा असूल अपना लें कि जो सबसे सीनियर होगा उस सीनियर को लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप कोई असूल नहीं अपनाएंगे और सिर्फ रैंडमली लाएंगे तो फिर पसंद नापसंद की बात आ जाती है। और दूसरी बात जो ये जजेस जो 3 मौजूद जजेस कर रहे थे और उस वक्त हुकूमत भी इससे हम आवाज़ थी, वो ये थी कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इस्तेकाक है कि वो नॉमिनेशंस करें, वो जिसका चाहें वो नाम सजेस्ट करें। नॉमिनेट करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। अब इस दरमियान में क्या हुआ, ये हैरत की बात है कि हुकूमत जो है उन जजेस को डिच करने का फ़ैसला कर लेती है जो जजेस
असूल पर खड़े हुए थे, जो बाकायदा प्रोसीजर चाह रहे थे, और वही हुकूमत जो चीख चिल्ला रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ ज्यादती हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो सबके लिए ज़वाबित मुकर्रर करती है, असूल मुकर्रर करती है, सबको इंसाफ देती है, अपना जो उनका चलने का तरीका है उसके वो असूल और ज़वाबित मुकर्रर करने को, मुतय्यन करने को तैयार नहीं है। तो हुकूमत ने पैंतरा बदला और मस्ट बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर तारड़ साहब। और तारड़ साहब को मैं इत्तफाक करता हूँ नाज़िर साहब से कि शायद पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने वोट तो वैसे ही देना था जैसे उन्हें फेडरल गवर्नमेंट एडवाइज़ किया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये तो एक कहानी है। जो दूसरी कहानी आ रही है वो ये आ रही है कि वो एक तकरीब लाहौर की जिसमें वो शरीक थे, उसमें उनकी तकरीर के दरमियान और तकरीर के बाद में कुछ ऐसे नारे लगे जो नापसंदीदा थे, जो रियासत के ख़िलाफ़ थे, और उनको कहा गया क्योंकि आप वहाँ एक गेस्ट के तौर पर, खुसूसी गेस्ट के तौर पर मौजूद थे और ये हुआ तो इसलिए आप इस्तीफ़ा दें। ये दोनों बातें भी हो सकती हैं, एक बात भी हो सकती है। मेरी राय में क्रेडिबल बात वही है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है उस पर ये सामने आया, और एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि ये मामला हल नहीं हुआ और आगे चलेगा। ठीक है, मुबश्शिर बुखारी साहब, आपके ख्याल में जिन ग्राउंड्स पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफा दिया वो दुरुस्त हैं? जी देखिए, आज़म साहब ने तो जो फरमाया वो ज़ाती वजूहात की बिना पे कहा, लेकिन जैसे मेरे दोस्तों ने फरमाया ये रीज़न्स तो सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती यकीनन एक बहुत बड़ा इशू था, और यकीनन रूल ऑफ लॉ की बात ये पीडीएम करती रही है और उसके बाद उस पर स्टैंड भी करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मामलात आते हैं दूसरी तरफ तो फिर वो पर्सनल बेनिफिट्स की तरफ निकल जाते हैं लोग। तो मुझे भी ज़ाती तौर पे यही महसूस हुआ कि उस रूल ऑफ लॉ की बात करते करते जब 3 सीनियर जजेस ने उस पे फर्म स्टैंड लिया तो गवर्नमेंट बच कर गई, और उस बच के नतीजे में एक तो पहलू ये बनता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तय तो ज़रूर पाया है, जिसके नतीजे में तारड़ साहब से वोट भी डलवाया गया, यानी उन जजेस की फेवर में, और उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया गया, या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्योंकि अगर देखिए, अगर पार्टी से इख्तिलाफ की वजह होती तो मेरे ज़ाती ख्याल में उन्हें फिर सेनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ ही कर रहे हैं तो खाली वजारत से काम नहीं। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये ज़्यादा वैलिड रीज़न है बनिस्बत उस तकरीर के, जो तकरीर के दरमियान जो मुदाखलत हुई और एंटी इंस्टीट्यूशन नारे लगे, उसकी निस्बत ये वाला मामला मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और एक और अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो उनका था ही, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी उनकी बनती है, चूँकि उमर अता बंदियाल साहब से दूर पार की, उस वजह से भी शायद कुछ प्रेशर माउंट हुआ हो। तो अभी सूरत हाल शायद कुछ दिनों में सामने आ जाए। अभी तो सिर्फ कयास आराइयाँ और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उनको देख के हम एनालाइज ही कर सकते हैं। कोशिश की थी तारड़ साहब से पूछने की, लेकिन वो अभी इस मूड में नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता सके, उन्होंने पर्सनल रीजंस ही बताया है। तो इसलिए इस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है अगले 3 से 4 दिन में कोई आपके सामने इंकशाफात आ जाएंगे कि ये इस्तीफ़े के असल हक़ाइक़, इसके पस पर्दा असल हक़ाइक़ क्या थे। सही। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या ख्याल है, क्या इत्तलात हैं, ये इस्तीफा दिया गया है या फिर ये इस्तीफा लिया गया है? लेकिन जो लोग कोर्ट्स की बीट करते हैं और जो बार की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, उन्हें ये इल्म है कि पाकिस्तान की बार जो पॉलिटिक्स है उसमें 2 धड़े हैं। एक हामिद खान साहब का धड़ा है और एक आसमा जहांगीर साहबा का धड़ा था, और रवायती तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार के लिए, हाई कोर्ट बार्स के लिए इन 2 धड़ों के दरमियान ही मुकाबला होता है। बाकी छोटे धड़े इन धड़ों की हिमायत से इलेक्शन लड़ते हैं। टिकट या हामिद खान का चलता है या आसमा जहांगीर ग्रुप का चलता है। जब तक आसमा जहांगीर जिंदा थी उनका टिकट चलता था, नहीं तो आसमा जहांगीर ग्रुप का अब टिकट चलता है। और आसमा जहांगीर ग्रुप की सरबराही इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास है,
اور یہ جو بار کی پالیٹکس ہے، میں سمجھتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنی بار کی پالیٹکس کو سیاست پر ترجیح دی ہے، اور وہ بار کی پالیٹکس کو اس وزارت سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ججز کی تعیناتی پر ان کا اتنا بڑا اختلاف ہوگا، کیونکہ کوئی 1 ماہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ان کی اور اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد پہلا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو کنفرم کرنے پر بات ہوئی، اور پھر یہ اب دوسرا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، ورنہ 3 ماہ پہلے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا وہ ڈیڈ لاک پہ ختم ہو گیا تھا۔ ڈیڈ لاک ٹوٹا تھا جب اٹارنی جنرل اور لاء منسٹر جا کے چیف جسٹس کو ملے تھے، اور اس کے بعد ہم نے یہ اب 2 جوڈیشل کمیشن کے اجلاس دیکھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب آسما جہانگیر گروپ کی سربراہی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ بار کی پالیٹکس جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہاں پہنچے بھی بار کی پالیٹکس سے ہیں، اور اس پالیٹکس کے لیے وہ آسما جہانگیر گروپ کی سربراہی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ وہ اپنے اس گروپ کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں گے ہمیں۔ میں نہیں سمجھتا ججز کی تعیناتی کوئی ایسا ایشو تھا جس پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب استعفیٰ دے دیں۔ میرے خیال میں یہ جو کانفرنس ہے آسما جہانگیر کی، اس میں وہ صرف مقرر یا مہمان نہیں تھے، اس سیشن میں ماڈریٹر بھی تھے، اور اس کانفرنس کے منتظمین میں بھی تھے، کیونکہ وہ آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مبشر بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی مبشر بخاری صاحب۔ سپیچز بھی ان کی اپروو تھی، تو اس لیے وہ ہیں، مجھے وہ وجہ لگتا ہے۔ مزمل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مبشر بخاری صاحب، میں عرض یہ کرنا جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ پولیٹکس بھی ہے نا بار کی، تو بات پھر بھی ججز کی تعیناتی پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ 3 ججز جنہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر میرٹ کی بات کی، سینئر ججز کو لگانے کی بات کی، انہیں بھی اسی گروپ کی یعنی آسما جہانگیر گروپ کی سپورٹ حاصل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ادھر نظر آئے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں تو معاملہ وہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور ایک ساتھ جاتے جاتے میں ایک اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، کہ جب آپ لوور جوڈیشری میں کمپیٹیٹیو ایگزام کرواتے ہیں، وہاں آپ بڑے چھان بین کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوور جوڈیشری کے ججز لگاتے ہیں، جن میں سے شاذ و نادر ہی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں پہنچنے کا تو خواب ہی کم دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ کون سا میرٹ ہے کہ آپ اپر جوڈیشری میں یعنی ہائر کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں ججز کے لیے کوئی ایسی آپ نے پالیسی نہیں بنائی کہ جس میں آپ کوئی کمپیٹیٹیو سروسز کے ذریعے یا کوئی اور میرٹ جس میں کم از کم کمپٹیشن تو ہو، چوائسز کا مسئلہ نہ ہو، کچھ ایسی پالیسی بنانی چاہیے۔ ڈاکٹر ناظر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر ناظر۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس فیصلے سے نون لیگ نے اپنی سیاست کو، اپنے جمہوری کریڈینشلز کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، اور جو لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ یہ کوئی اصولی سیاست کرنے والی جماعت ہے، ان کے ذہن سے یہ غلط فہمی نکل جانی چاہیے، کیونکہ جسٹس قاضی صاحب جو ہیں جو اب آگے چیف جسٹس بنیں گے، وہ اس معاملے میں شروع سے بہت کلیئر رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس داخل کروایا تھا صدر کے ذریعے، تو اس وقت بھی نون لیگ بڑے واضح اسٹینڈ لے رہی تھی کہ جی اس وقت جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ درست ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں جب وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اسٹینڈ لے رہے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب انہوں نے بڑا واضح اسٹینڈ لیا ہے، دوسری جو تمام زیادہ تر وکلا تنظیمیں ہیں وہ اسٹینڈ لے رہی ہیں، بیانات دے رہی ہیں، اصول کی بات کر رہی ہیں، تو اب وہ ساری اصول جو نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی ہم عمران خان سے بہتر ہیں، تو آپ بہتر کس چیز میں ہیں؟ یعنی پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اس سے پیچھے ہٹ گئے، وہ ساری باتیں جو پہلے کرتے تھے وہ سارے نعرے ختم کر دیے، اب اس پہ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ جی یعنی یہ وہی غلطیوں کو دہرایا ہے۔ پہلے انہوں نے 4تھے نمبر پہ پرویز مشرف تھے، 4تھے یا 5ویں نمبر پہ ان کو یہ لے کر آئے تھے، انہوں نے ان کا کام کر دیا تھا، تو اب یہ پھر جونیئر ججز کو لے کر آ رہے ہیں، کس توقع میں لے کر آ رہے ہیں؟ اور یہ نون لیگ کو کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے عدالتی نظام پر کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ان کو یہ خیال نہیں ہے، ان کو صرف یہ ہے کہ جی کسی طرح سے راستہ ہموار ہو جائے، نواز شریف واپس آ جائیں، شاید اس طرح کی کوئی بات ہے، لیکن اس کے لیے وہ ہر طرح کے کمپرومائز کرنے پہ تیار ہیں۔ یہ کیا سیاست ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ تو مجھے تو بہت شدید مایوسی ہوئی ہے نون لیگ سے، جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کوئی اصول